पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया तो साथ ही अफगानिस्तान और आतंकवाद पर भी बात की। यूएन महासभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की सीख दी। पीएम ने इशारों में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा तो और दुनिया को चेताया कि अफगानिस्तान की धरती का आतंक के लिए इस्तेमाल न हो। पीएम मोदी ने दुनिया की तरक्की में भारतीयों के योगदान का भी जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसमें बदलाव जरूरी बताए। 22 मिनट के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर भी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों का जिक्र भी किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र किया और बिना नाम लिए तालिबान का समर्थन करने वाले चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। वहीं 22 मिनट के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर हमला बोला। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान का जिक्र किया और बताया कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बना ली। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। साथ ही उन्होंने भारत में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की जानकारी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में दी। पीएम ने बताया कि इस दिशा में भारत की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत के विकास को विश्व की प्रगति बताया। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र किया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। इस संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से बाहर निकलते ही वहां खड़े भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहां खड़े लोगों में पीएम की एक झलक पाने के लिए होड़ मच गई। पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। भीड़ के बीच पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जिस किसी को भी मौका मिला उसने पीएम के साथ सेल्फी भी खींची। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी को देखकर भारतीय समुदाय के लोगों का जोश कई गुना बढ़ गया। लोगों ने वहां भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने मीडिया से कहा कि जो बाइडेन ने भी भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मेंबरशिप का समर्थन किया है। President Biden, this is not public messaging, but he did mention that India should have a permanent seat in the UN Security Council. I think that is reflected in the joint statement, and this is something that continues to be a view held by not just the US but other Quad partners and many other countries. You know, whether the UN has failed to fulfill its obligations. The United Nations, of course, continues to be a body that represents the legal and de jure interests of countries from all over the world and its membership. It is, the forum in which countries can come to seek both a projection of their, let's say, larger global engagements, but also to resolve many of the issues that are pertinent to them. In many cases, we have seen that the UN has not lived up to its commitments, whether it is in the area of international peace and security, whether it's in the area of healthcare, epidemics and pandemics. संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान के पीएम इमरान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठ और छल कपट से भरा दुष्प्रचार किया। इमरान खान ने अपने भाषण में भारत को बदनाम करने की हर कोशिश की। वो हर झूठ बोला जो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान बोल सकते थे। उनके इस झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रपंच को खंड खंड कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर जब पीएम पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर शब्दों से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंकी हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. इमरान खान के इस झूठ को भारत ने खंड खंड कर दिया। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह
इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आतंक के मददगार इमरान खान को भारत ने दुनिया के सामने ऐसा शर्मसार किया कि इमरान विश्व बिरादरी के सामने भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को कभी भी भुलाए नहीं भूलेंगे। पीएम के अमेरिका दौरे से लौटने से पहले उन्हें तोहफे में 157 शिल्प कृतियां दी गई हैं। पीएम ने अमेरिका को इसके लिए दिल से धन्यवाद किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आश्वासन दिया कि अवैध व्यापार, अमूल्य शिल्प कृतियों की स्मगलिंग को रोकने में अमेरिका भारत का सहयोग करेगा। पीएम को 10वीं शताब्दी की 8.5 मीटर ऊंची नटराज प्रतिमा तोहफे में दी गई। इसके अलावा 12वीं और 14वीं शताब्दी की कलाकृतियां तोहफे में दी गई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात की तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बड़ी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। जो बाइडेन की अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का पहला आधिकारिक दौरा है। व्हाइट हाउस में विश्व गुरु, दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत। गर्मजोशी से हुआ पीएम मोदी का स्वागत। ओटिस पीएम की दोस्ती बनेगी मिसाल। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद यह मोदी का अमेरिका का पहला आधिकारिक दौरा है और हमेशा की तरह उनका ये दौरा भी कई मायनों में बेहद खास रहा। दरअसल इस दौरे की सबसे खास बात रही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में कैद है वो सच जो ये साबित कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक मिसाल कायम करेगी। पीएम मोदी अपने मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके मेजबान जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उनका इंतजार करते दिखे। फिर वो पल भी आ गया जब मोदी ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बड़ी ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उनका स्वागत किया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी को उनकी कुर्सी तक लेकर गए और पीएम मोदी के कुर्सी पर बैठने के बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी तय थी, लेकिन उससे पहले ही जो बाइडेन ने अपने जीवन और भारत से जुड़ा एक किस्सा छेड़ दिया। When I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce, and afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" And I said, "I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And I said that I never was able to follow up.
The next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. भारत में अपने रिश्तेदार का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भारत में उनके रिश्तेदारों को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। The whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने दोस्त की मदद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने साथ कुछ कागजात लाए हैं जो शायद उन्हें उनके रिश्तेदारों को पहचानने में मदद करें। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था, तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम भी गए और वहां रखी गेस्ट बुक में हस्ताक्षर भी किए। लेकिन दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के 2 कद्दावर नेताओं के बीच ये गर्मजोशी और दोस्ती ये साबित कर रही है कि अमेरिका और भारत के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। यूपी के रायबरेली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में देश विरोधी नारेबाजी का आरोप लगा है। रायबरेली में ओवैसी के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पहुंची, आरोप है कि उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तो ओवैसी के स्वागत में देश विरोधी नारे लगे हैं और आप समझिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान के समर्थन के वहां पर नारे लगाए गए हैं। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये नारे किसने लगाए, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, उनके काफिले में ये नारे लगे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों ने ये नारे लगाए उनकी तलाश शुरू कर दी है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। मोहसिन रजा ने ओवैसी पर देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। मोहसिन रजा ने कहा कि देश का मुसलमान ओवैसी को समझ चुका है और अब उनका ड्रामा नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो एक नए विवाद को खड़ा कर जाते हैं। इस बार प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है और मैं दुआ करता हूं कि जल्दी वो रिहा हो जाए। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे मौजूद है, क्या कहेंगे ओवैसी के इस बयान पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। पिछली सरकारों में अपराधियों से वोट मंगवाए जाते थे, अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता था, लेकिन इस सरकार में अपराधियों का जहां ठिकाना होना चाहिए वहां हमारी योगी सरकार जो है भेजने का काम कर रही है और एक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हमने बनाया है। और खासकर धर्मांतरण को लेकर तो हम कानून लेकर आए, पिछली सरकारों के कृत थे और पिछली सरकारों ने इन सब लोगों को छूट दे रखी थी इस तरह के काम करने के लिए, अवैध धर्मांतरण कराने के लिए। और एटीएस ने तो बधाई का कार्य किया है और लगातार एटीएस कार्य कर रही है। यही तो योगी सरकार का इकबाल है और हमारी पुलिस का कह रहे हैं कि धर्मांतरण हर कानून हर अपराध में लोगों को पुलिस बताती है कि आपने गलती की, धर्मांतरण में हम ही को बताना पड़ा, गलत कानून है, मैं हमेशा विरोध करता रहूंगा। मैंने कहा कि ये सब वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश का बंटवारा कर दिया था। आज ये मुसलमानों को रिझाने निकले हैं, तो अब मुसलमान भी समझ चुके हैं इन लोगों को, इनका चाल और चरित्र सारे मुसलमान देश के और उत्तर प्रदेश के देख चुके हैं कि इन्होंने उनके साथ क्या बर्ताव किया है। आज अगर देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, आप उसमें देखें कोई भी योजनाओं में भेदभाव नहीं किया गया है, मत और मजहब और जाति नहीं देखी गई है, पात्र देखा गया है। पात्रता के आधार पर सबको बाकायदा न्याय मिल रहा है और सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदू युवा वाहिनी नाम की संगठन से जुड़े लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का काफिला रोकने की कोशिश की। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो प्रयागराज पहुंचे, जहां हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें 2 से 3 कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे भागती नजर आई। पुलिस
पुलिस की मुस्तैदी से ये लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और ओवैसी का काफिला उस इलाके से बिना रुके निकल गया। इसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी नहीं माने और वो लोग वहीं एक सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन की वजह से वहां ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का इन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली और जल्द ही वैन में बैठकर उन्हें वहां से ले गई। आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों पर शहर में असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत के लिए लगाए कुछ पोस्टर भी फाड़ दिए गए। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद की पिटाई मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत 27 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर लिया है। जिन पर केस दर्ज हुआ उनमें रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा मोना, सांगीपुर ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह बबलू शामिल हैं। यही नहीं, पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें बीजेपी सांसद समेत कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बताया यह गया है कि बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थकों की नारेबाजी से कांग्रेस के लोग भड़क उठे और फिर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते कार्यक्रम में नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था दिखाई दिए। हालात बेकाबू होते देख वहां मौजूद पुलिस वाले हरकत में आए और विवाद को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने बीजेपी सांसद के काफिले को निशाना बनाया। इसी बीच कुछ पुलिस वाले बीजेपी सांसद को वहां से निकालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से हमें बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया गया कि जिस कार्यक्रम में बवाल हुआ वो एक सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनके समर्थक पहले से ही मौजूद थे और विवाद के बाद उनकी पुलिस वालों से भी बहस हुई। खबर है कि कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई इस मारपीट में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। इस घटना पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और बीजेपी सांसद पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू गुट से 9 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर गुट के 7 चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। कल शाम 4:30 बजे आज शाम को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मंत्रिमंडल में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के 11 मंत्रियों को फिर से जगह मिली है, जबकि 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मंथन किया था। पंजाब में चरणजीत बाघंबरी मठ पहुंचकर फिर छानबीन कर सकती है। वहीं आज सीबीआई उस कमरे में पूरी घटना को रिक्रिएट कर सकती है जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था। साथ ही सीबीआई उन लोगों का औपचारिक बयान भी लिया जा सकता है जिन लोगों ने दरवाजा तोड़कर महंत के शव को नीचे उतारा था। वहीं सीबीआई की टीम आज जेल में बंद आरोपियों से जाकर पूछताछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां अहमदाबाद गांव में कुछ लोगों ने एक लड़की और लड़की को पेट से बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका सीधे तौर पर आरोप लड़की के घर वालों पर लगा, जिन्होंने अवैध संबंधों के शक में दोनों को पकड़ लिया और उन्हें अलग अलग पेड़ से बांधकर पिटाई की। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी लड़की को एक डंडे से बुरी तरह से पीटता दिखाई दिया। इस पिटाई से बचने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। इस दौरान आसपास खड़े लोग पिटाई कर रहे आदमी को उकसाते हुए सुनाई दिए। इसके बाद तो इन लोगों ने लड़के को भी इसी तरह से पीटा और उसके साथ गाली गलौज भी की। इस घटना का वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए, जो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित लड़के की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कासर अली की तहरीर पर आज थाना बिलासपुर सुसंगत थाना में मुकदमा लिख लिया गया और मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।
है तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का